हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट से मिला होगा, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके पेज नंबर 23 पे एक न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 23 पे पॉलीमर। मैंने पीडीएफ भी सेंड किया ग्रुप पे। सो वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, पॉलीमर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, polymer consists of two words. First is poly and second is mer. First is poly, second is mer. Poly means many, poly means many, mer means monomer. मैनी मोनोमर कंबाइन होके जो यूनिट बनता है, दिस इज पॉलीमर। एंड मोनोमर से पॉलीमर बनाने के लिए जो भी आपने टेम्परेचर, जो भी आपने प्रेशर, जो भी आपने कैटलिस्ट यूज किया है, जो प्रोसेस आपने यूज किया है, दिस इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन। दिस इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन। सो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर? पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ मेनी मोनोमर. When you combine monomer, many monomer, when you combine many monomer, you will get polymer. मोनोमर से पॉलीमर को बनाने के लिए जो भी आपने प्रोसेस यूज किया है, दिस इज पॉलीमराइजेशन. स्टूडेंट्स, इन दिस पॉलीमराइजेशन वी यूज सम टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट ऑल्सो. सो फर्स्ट लाइन में आपको डेफिनेशन दिया है, पॉलीमर आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बिगेस्ट स्ट्रक्चर having higher molecular weight composed large number of smaller units which is called as monomer. फर्स्ट लाइन के जस्ट नीचे आपको लिखना है all polymers are macromolecules. All polymer are macromolecules, but all macromolecules are not polymer. This is very important line. पेज नंबर फर्स्ट के नीचे लिखना है. All polymers are macromolecules. मैक्रो मतलब बहुत बड़ी स्ट्रक्चर में सेट होता है when you combine monomer, but every macromolecules are not polymer because कुछ macromolecules ऐसे होते हैं जिसका कोई smallest unit होता ही नहीं. They does not contain any monomer, so we can't say polymer in this structure. So first line के just नीचे आपको मेंशन करना है, all polymers are macromolecules, but all macromolecules are not polymer. Second things, polymer is higher molecular weight वाला compound. Higher molecular weight वाला compound because every monomer having कुछ some masses, and when you add monomer you will get polymer. So first of all, polymer is a higher molecular weight compound. It is consist of very monomers, and every polymer is macromolecules, but all macromolecules are not polymer. एंड मोनोमर से पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को अपन बोलेंगे पॉलीमराइजेशन. द प्रोसेस मीन्स when you make polymer you apply some temperature, pressure and catalyst also. So जो प्रोसेस आपने यूज किया, दिस इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन. सो नाउ पेज नंबर फर्स्ट पे ही अपन डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमर के. वैसे पेज नंबर 23 में है हार्ड कॉपी में. नाउ वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. Now we will discuss classification of polymer. Polymer का means मैंने आपको बताया, poly means many, mer means monomer. First classification. Polymer का first classification है based on sources. I request you all students, please, मैं जो भी यहां पर आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज एक बुक में उसको नोट करते जाना और बुक में बाद में उसको पढ़ लेना. डेफिनेटली आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेस. सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन.
थर्ड पॉलीमर बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, जब मैं मोनोमर से पॉलीमर बनाता हूं तो पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग पॉलीमर का टाइप क्या होगा। एंड लास्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर को जनरली मैं 4 टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट बेस्ड ऑन सोर्सेस, सेकंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, थर्ड बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, फोर्थ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीमर का मीन्स होता है पॉली प्लस मोनोमर, मीन्स मैनी मोनोमर कंबाइन होकर बनाते हैं पॉलीमर, और जो भी आप इसके लिए प्रोसेस यूज करते हो दिस इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन। नाउ फर्स्ट क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर रहा हूं। पॉलीमर का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सोर्सेस। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्सेस, बेस्ड ऑन सोर्सेस। बेस्ड ऑन सोर्सेस पॉलीमर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पॉलीमर होगा नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। सेकंड पॉलीमर होगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एंड थर्ड पॉलीमर इज सिंथेटिक पॉलीमर, थर्ड इज सिंथेटिक पॉलीमर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन सोर्सेस पॉलीमर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो पॉलीमर जो आपको डायरेक्टली प्लांट एंड एनिमल, द पॉलीमर विच इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स नॉन एज नेचुरल पॉलीमर, 100% नेचर से आपको मिलते हैं। सेमी सिंथेटिक 50% नेचुरल पॉलीमर, 50% नेचुरल पॉलीमर, बट पॉलीमर में कुछ मॉडिफाइड करने के लिए 50% यहां पर अपन यूज करेंगे केमिकल्स। 50% केमिकल्स यूज करने के कारण मैंने इसको बोल दिया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सो वी कैन से दिस इज 50% नेचुरल पॉलीमर बट 50% केमिकल क्रिएटेड पॉलीमर। व्हाई वी आर यूजिंग केमिकल? बिकॉज नेचुरल पॉलीमर में सम शाइनिंग नहीं होता, लस्टर नहीं होता। कंपाउंड में लस्टर, शाइनिंग, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू अपन उसकी प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज इंक्रीज करते हैं। उसका प्रॉपर्टीज अच्छा करने के लिए कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। दैट्स व्हाई सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक पॉलीमर इज 100% लैब में प्रिपेयर्ड पॉलीमर, लैब प्रिपेयर्ड पॉलीमर। सो 3 टाइप के पॉलीमर है बेस्ड ऑन सोर्सेज, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। स्टूडेंट्स, कौन कौन से पॉलीमर डायरेक्टली अपने को प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं? अंडरलाइन कीजिएगा, आपके पास दिया है स्टार्च, स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, सिल्क, वूल, लिलन, जूट, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर एक प्लांट से मिलता है। नेचुरल रबर, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जिसमें आपका आता है डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए सबके सब को अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्टार्च प्लांट से मिलता है, सेल्यूलोज, सिल्क, वूल, लिलन, जूट, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर आपको डायरेक्टली प्लांट से मिलता है। प्लांट का नेम है लेटेक्स। लेटेक्स प्लांट से आपको नेचुरल रबर मिलता है। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। नाउ we will discuss semi-synthetic polymer. Semi-synthetic is 50% natural but 50% chemicals के थ्रू बना हुआ पॉलीमर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन कीजिएगा, the properties of natural polymer are modified by some chemical treatment. The properties which are modified are appearance, tensile strength. जैसे नेचुरल रबर, नेचुरल रबर में अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन पूछूं अकॉर्डिंग टू सोर्सेस,
तो आप लिखेंगे सर ये नेचुरल पॉलीमर है बिकॉज ये प्लांट से मिलता है। नेचुरल रबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 0। नेचुरल रबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 0, मतलब स्ट्रेचिंग पावर इज 0। नेचुरल रबर को थोड़ा भी स्ट्रेच करोगे तो वो टूट जाएगा। सुनना, नेचुरल रबर को स्ट्रेचेबल बनाने के लिए, नेचुरल रबर को स्ट्रेचेबल बनाने के लिए नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट किया जाता है। सल्फर के साथ हीट करने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं वल्केनाइजेशन। और वल्केनाइजेशन का एक ही यहां पर सिग्निफिकेंस होता है, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज द स्ट्रेचिंग नेचर ऑफ रबर वी यूज सल्फर विद नेचुरल रबर, एंड सल्फर नेचुरल रबर के साथ एक प्रोसेस करता है विच इज वल्केनाइजेशन। सो इस रबर को अपन बोलते हैं वल्केनाइज्ड रबर। So we can say natural rubber is natural polymer, but vulcanized rubber is semi-synthetic polymer. Students, आपको vulcanized rubber दिया है semi-synthetic polymer के एग्जाम्पल में, वहां पर आप मेंशन कीजिएगा when natural rubber heating with sulfur, natural rubber का टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रबर, जिससे प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन आया। और प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन क्यों आया? क्योंकि आपने केमिकल्स यूज किया। दैट्स व्हाई वल्केनाइज्ड रबर इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और भी एग्जांपल्स हैं। जितने भी टाइप के जो रेयन है, रेयन जनरली सेल्यूलोज से बनता है। रेयन जनरली सेल्यूलोज से बनता है, और सेल्यूलोज इज नेचुरल पॉलीमर। सेल्यूलोज से रेयन बनता है, लेकिन रेयन इज जस्ट सिमिलर टू कॉटन फाइबर। अब आप बोलोगे सर कि कॉटन तो डायरेक्टली प्लांट से मिलता है, लेकिन रेयन इज ए कॉटन फाइबर विच इज मोर शाइनिंग। रेयन में मोर शाइनिंग होता है एज कंपेयर टू कॉटन by the some chemical treatment. That's why all types of rayon is the example of semi synthetic polymer. Mention पर underline कर लेना, acetate rayon, viscous rayon, cupra ammonium silk is natural polymer. क्यूप्रा अमोनियम के साथ हीट करा दिया। क्यूप्रा अमोनियम इज केमिकल कंपाउंड्स, दैट्स व्हाई सेमी सिंथेटिक। गन कॉटन व्हिच इज सेलुलोज नाइट्रेट making use in explosive compound. Vulcanized rubber is example of vulcanized rubber. So students actually 50% नेचुरल पॉलीमर में अपन 50% केमिकल ट्रीटमेंट करने का एक ही यहां पर सिग्निफिकेंस होता है, पॉलीमर में सम अच्छे कैरेक्टर जनरेट हो जाते हैं। जैसे नेचुरल रबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ 0, बट नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट करने पे नेचुरल रबर में स्ट्रेचिंग पावर जनरेट हुआ। दैट्स व्हाई रबर हैविंग मोर स्ट्रेचिंग पावर, so that's why rubber is, and vulcanized rubber is the example of semi synthetic, while natural rubber is the example of natural polymer. So you underline all the examples. Second thing, rayon is the good form of cotton fiber. Cotton fiber is poor form या natural polymer. Cotton fiber का rich form is rayon, acetate rayon, gun cotton, cupra ammonium silk, सारे के सारे example is semi synthetic. Now synthetic polymer 100% लैब में प्रिपेयर होने वाले पॉलीमर। आप इस चैप्टर में मैक्सिमम जो पॉलीमर पढ़ेंगे वो सिंथेटिक पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है पीवीसी, एग्जाम्पल है पॉलीथीन, एग्जाम्पल है पॉलीस्टाइरीन। ये सब एग्जाम्पल आपको 1 by 1 आगे आएंगे। इस चैप्टर में जो भी एग्जाम्पल आप आगे पढ़ोगे एक्सेप्ट रबर, सारे के सारे एग्जाम्पल होंगे सिंथेटिक। प्लीज स्टूडेंट्स सिंथेटिक के एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लीजिएगा। नाइलॉन, टेरिलीन, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर लाइक ब्यूना एस, ये सब एग्जांपल आगे आएंगे। ब्यूना एस, ब्यूना एन, डोंट वरी, सबका प्रिपरेशन आपके सिलेबस में और बहुत ही सिंपल है। सो नाउ अगेन अपन इसको रिकलेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस पॉलीमर
classify in three parts. First is the synthetic, first is natural, second is semi-synthetic, third is synthetic. Students, I will ask you some question. वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देना बाद में. पहला, silk, wool, jute, linen, cellulose is the example of natural. Acetate rayon, cuprammonium, silk, vulcanized rubber is the example of semi-synthetic polymer. PVC, nylon, polystyrene, bunion is the example of synthetic. Students, कौन से पॉलीमर 100% लैब 100% केमिकल ट्रीटमेंट से बने होते हैं? सेमी सिंथेटिक. कौन से पॉलीमर 100% प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होते हैं? तो आपका आंसर होगा नेचुरल पॉलीमर. एंड कौन से पॉलीमर 100% लैब मैन मेड पॉलीमर होते हैं? तो आपका आंसर होगा सिंथेटिक. प्लीज स्टूडेंट्स, पहला क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन सोर्सेज. प्लीज यू रिवाइज, तब तक सारे एग्जांपल लर्न नहीं हो जाए. सेकंड क्लासिफिकेशन इसका मत देखना. नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन, पॉलीमर का सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर. Second classification of polymer based on structure. First type of polymer according to structure, linear polymer. Second is branch polymer. And third polymer का type होगा, first is linear, second is branch, and third type is cross linking और नेटवर्क पॉलीमर. स्टूडेंट्स, इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना. अगर शॉर्ट नोट बनाओगे तो ये जल्दी लर्न होगा. बहुत सिंपल टॉपिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, पॉलीमर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट है लीनियर पॉलीमर, सेकंड है ब्रांच पॉलीमर एंड थर्ड है क्रॉस लिंकिंग और नेटवर्क पॉलीमर. नाउ वन बाय वन अपन सबका स्टडी करेंगे. इन द लीनियर पॉलीमर, every monomer arranged in a long chain and every chain arranged in a systematic manner. Now we can say बहुत सारे मोनोमर अपन एक साथ ऐड कर सकते हैं बिकॉज किसी में भी एक्स्ट्रा अटैचमेंट नहीं है. नो ब्रांचिंग इन एनी मोनोमर. सारे के सारे मोनोमर लीनियर है. सो वी कैन से फर्स्ट, लीनियर पॉलीमर में जितना भी मोनोमर है उसमें एक में भी एक्स्ट्रा अटैचमेंट या एक्स्ट्रा ब्रांचिंग नहीं होगा. दैट्स व्हाई all monomer arrange in systematic manner. सारे के सारे मोनोमर सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज हैं, तो कोई भी मोनोमर एक दूसरे पे स्लिप नहीं होगा. दैट्स व्हाई मोनोमर के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा. दैट्स व्हाई ऐसे पॉलीमर का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई. ये जितने भी आपको सिखा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई ऑफ लीनियर पॉलीमर. थर्ड, पूरा का पूरा जो मोनोमर है वो वेल अरेंजमेंट में है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है. ऐसे पॉलीमर को अगर आप स्ट्रेच भी करोगे तो ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाएगा. सो स्ट्रेचिंग पावर या टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऐसे रबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है. और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, बहुत सारे मोनोमर एक साथ अरेंज हो सकते हैं एंड वी नो दैट एवरी मोनोमर का कुछ न कुछ मास होगा, कुछ न कुछ डेंसिटी होगा. बहुत सारे मोनोमर एक साथ अरेंज हो सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इज नोन एज हाई डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीमर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HDPE. प्लीज को लर्न करना. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला, ऑल मोनोमर अरेंज इन ए सिस्टमेटिक मैनर. आपकी बुक में लीनियर पॉलीमर के सामने डैश लगा के पॉइंट्स लिखना. और मोनोमर अरेंज इन ए सिस्टमेटिक मैनर.
हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ब्रैकेट में ड्यू टू हाईली attractive intermolecular force of attraction in between two monomer units. And third is higher tensile strength, मतलब stretching power, because attraction force ज्यादा है तो जैसे आप स्ट्रेच करोगे कंपाउंड अपने रियल फॉर्म में आ जाएगा. नाउ दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इज हाई डेंसिटी पॉलीमर. आप पहचानोगे कैसे कौन से पॉलीमर लीनियर पॉलीमर होते हैं? चारों पॉइंट्स लिख लिया. बुक का डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए पहले. बुक का डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे. लीनियर पॉलीमर, दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन विदाउट एक्सेस एनी अटैचमेंट मींस ब्रांचिंग. द रिपीटिंग यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन. हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसके नीचे लिखेंगे HDPE. एग्जाम्पल है पीवीसी, नाइलॉन, पॉलिएस्टर. लीनियर पॉलीमर्स आर वेल पैक्ड एंड हाई डेंसिटी, high tensile strength, high melting point also. I will tell you some examples of linear polymer. Students, you tell me what is the name of this organic compound. तो आप बोलोगे सर इथेन. मैंने आपको 11 में सिखाया था आप केवल पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कर सकते हैं पॉलीमराइजेशन. तो यहां पर अगर मैं करूं पॉलीमराइजेशन, यहां पर अगर मैं पॉलीमराइजेशन करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करूंगा. ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है. सो यू विल गेट सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड, एंड दिस इज एंड. इसका नेम होता है पॉलीथीन. पॉलीथीन के पॉलीमर में आपको कुछ भी ब्रांचिंग नहीं दिख रहा है. देयर इज नो ब्रांचिंग. दैट्स व्हाई पॉलीथीन इज नेचुरल पॉलीमर. पॉलीथीन इज लीनियर पॉलीमर. Polythene is linear polymer. Now, I will give you second example of linear polymer. I will give you CH2 double bond CHCl, जिसको अपन बोलते हैं विनाइल क्लोराइड. अगर मैं इसका पॉलीमराइजेशन करूं तो आप मुझे बताइए कि आप यहां से तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कर लेंगे, बट यहां पर आप इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि Cl यहां पर है. तो इससे बचने के लिए आप Cl को ब्रांचिंग में डालोगे और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे. ऑलवेज रिमेंबर, आपके पास जो भी दो सिंगल बॉन्ड होंगे वो ऑलवेज ब्रैकेट के बाहर निकले हुए होने चाहिए. सो नाउ व्हाट इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ दिस? दिस इज सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHCl, सिंगल बॉन्ड. अब आप मुझे बोलोगे सर कि सर यहां पर तो CH के ऊपर Cl का ब्रांचिंग है. ये चीज नोट करना. अगर आपके कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर से ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कार्बन नहीं है तो उसको अपने को लीनियर ही कंसीडर करना है. मींस इस कार्बन से ब्रांचिंग का फर्स्ट लेटर कार्बन होना चाहिए. ये Cl है. ब्रांचिंग का फर्स्ट लेटर अगर कार्बन होगा तो ये मैं इसको ब्रांच बोलता, नहीं तो ये लीनियर होगा. इसका नेम था विनाइल क्लोराइड, तो इसका पॉलीमर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको शॉर्टकट में अपन बोलते हैं PVC. तो PVC इज लीनियर पॉलीमर. और वहां पर मेंशन कर दीजिएगा, ये वहां पर एग्जांपल भी दिया है PVC में एग्जांपल भी दिया है. एंड ब्रैकेट के ऊपर ऑलवेज लिखिएगा पॉलीमराइजेशन. पॉलीथीन के अंदर ब्रैकेट वहां पर लाइन नहीं दिया है, वो कर लेना. पॉलीविनाइल क्लोराइड, याद रखना आपका मेन चेन से अटैच फर्स्ट लेटर शुड बी C. अगर ब्रांचिंग में फर्स्ट लेटर C नहीं है, इफ ब्रांचिंग में फर्स्ट लेटर C नहीं है, इफ ब्रांचिंग का फर्स्ट लेटर अगर C नहीं है तो ये लीनियर ही कंसीडर होगा. नाउ दिस इज लीनियर पॉलीमर. अभी अपन डिस्कस करेंगे ब्रांच पॉलीमर. सेकेंड टाइप ऑफ classification based on structure is branch. According to structure of polymer is branch. In branch polymer, monomer having extra attachments. अगर यहां पर आप ऐड करने जाओगे मोनोमर टू मोनोमर तो आप देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट है और एक्स्ट्रा ब्रांचिंग होने की वजह से मोनोमर सारे के सारे मोनोमर इरेगुलर फॉर्म में अरेंज.
सारे के सारे मोनोमर इरेगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट है। दूसरा, अगर ऐसे कंपाउंड को आप स्ट्रेच करने जाओगे तो ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग आपका किसी का भी ब्रांचिंग दूसरे के ब्रांचिंग के अंदर फंस जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, जिससे आपका कंपाउंड अपनी रियल फॉर्म में नहीं आ पाएगा। सो ऐसे कंपाउंड का टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। थर्ड, ब्रांचिंग होने की वजह से यहां पर ब्रांच का कांटेक्ट हो रहा है, मेन चेन के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई ऐसे कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन लीनियर पॉलीमर। और ऐसे टाइप ऑफ में ब्रांचिंग एक दूसरे के ऊपर अटैच हो रही है, दैट्स व्हाई ब्रांचिंग एक दूसरे पर स्लिप हो सकती है। दैट्स व्हाई बहुत सारे मोनोमर एक साथ अरेंज नहीं होंगे। दैट्स व्हाई ऐसे पॉलीमर को अपन बोलेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HDPE। प्लीज ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रांच पॉलीमर के आगे डाल दीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप डालेंगे, आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ ब्रांच पॉलीमर। स्टूडेंट स्ट्रक्चर सबका बनाइएगा। इन द ब्रांच पॉलीमर, मोनोमर हैविंग एक्स्ट्रा अटैचमेंट, और एक्स्ट्रा अटैचमेंट होने की वजह से बहुत सारे मोनोमर एक दूसरे पर अरेंज नहीं हो पाते। दैट्स व्हाई उनका मास, उनकी डेंसिटी लीनियर से कम होती है। दैट्स व्हाई उसको मैं बोलूंगा लो डेंसिटी पॉलीमर, LDPE पॉलीमर। लो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसलिए है बिकॉज एक्स्ट्रा अटैचमेंट होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स इज लेस। इरेगुलर फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। एंड लास्ट एंड फाइनल, लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। नाउ चारों पॉइंट्स वहां पर आप मेंशन कर लीजिएगा ब्रांच में। मैं इसका एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। सपोज आई विल गिव यू ए स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप बोलेंगे सर ये स्ट्रक्चर प्रोपाइलिन का है। सबसे पहले मुझे बताइए, अगर मैं इसका पॉलीमराइजेशन करूंगा तो मुझे इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो देखो इसका ऑप्टेट कंप्लीट है। सो नाउ इस CH3 के साथ सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? तो आप बोलोगे सर CH3 को पहले आप ब्रांच पे डाल दो। नाउ यू कैन शिफ्ट योर पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं शिफ्ट करूंगा, यू विल गेट सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड। ये इसका रिपीटिंग यूनिट हो गया। और जब मैं यहां पर N लिख दूंगा तो ये उसका हो गया पॉलीमर। इसका नाम है प्रोपाइलिन, तो इसका पॉलीमर हो गया पॉलीप्रोपाइलिन। स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले मैंने इसका एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, हाउ विल यू अंडरस्टैंड ये लीनियर है कि ब्रांच। तो आप देखोगे आपकी मेन चेन से अटैच जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहां पर है। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज ब्रांच पॉलीमर। स्टूडेंट्स, जिसका ध्यान रखना, अगर यहां पर OH होता, यहां पर अगर होता Cl Br तो ये लीनियर हो जाता। दिस इज ब्रांच पॉलीमर। आपकी मेन चेन से अटैच फर्स्ट लेटर शुड बी C। नाउ ब्रांच पॉलीमर का डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। these polymer consist of chain structure having one main chain of molecules with smaller chain as branches of main chain. These branch chain polymer are irregular packed and therefore they have a low tensile strength, low density, low melting point than linear polymer polypropylene having methyl group as a branch. So this is low density polythene. इसका short form डालेगा LDPE। Now student, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर अपन थर्ड क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, नेटवर्क पॉलीमर या क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि लीनियर पॉलीमर और ब्रांच पॉलीमर में अपन ने कुछ एक्स्ट्रा केमिकल ट्रीटमेंट नहीं किए, लेकिन क्रॉस लिंकिंग में आपको एक्स्ट्रा केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। दैट्स व्हाई क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर एक बार अगर बना दिया तो उसको रीजनरेट करना आसान नहीं होता। सो मैं डिस्कस कर लेता हूं थर्ड, नेटवर्क पॉलीमर और क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर।
मैं इसका एग्जांपल डिस्कस कर दूं। थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया था नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का जनरली जो मोनोमर होता है वो होता है ब्यूटा 1,3 डाइईन। नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है वो जनरली होता है ब्यूटा 1,3 डाइईन। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर है नेचुरल पॉलीमर का 1 2 3 4। ये नेचुरल पॉलीमर का मोनोमर होता है ब्यूटा 1,3 डाइईन। नेचुरल रबर इज डेफिनेटली नेचुरल पॉलीमर बिकॉज नो टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन अगर मैं नेचुरल रबर को हीट कर दूं सल्फर के साथ, तो नेचुरल रबर में जो सल्फर है वो दोनों यूनिट के बीच में सल्फर सल्फर लिंकेज डाल देता है। सल्फर मेक सल्फर सल्फर कोवलेंट लिंकेज, सल्फर सल्फर कोवलेंट लिंकेज इन क्रॉस लिंकिंग। तो वहां पर एक पॉइंट अंडरलाइन कीजिएगा, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर always have strong covalent bond and network like structure. They are also called as cross linking polymer. लेकिन याद रखिएगा कि एक बार अगर रबर को आपने बीच में से ब्रेक कर दिया तो यू कांट रिसाइकल, आप उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। सो फर्स्ट क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर में फर्स्ट है दोनों यूनिट के मोनोमर के बीच में यहां पर होता है कोवलेंट लिंकेज। ड्यू टू कोवलेंट लिंकेज क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर is very strong polymer but non-recyclable. सो स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल्स मैं आपको लिखवा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर डाल दीजिएगा क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर और नेटवर्क लिंकेज पॉलीमर हैविंग कोवलेंट लिंकेज। ये जो रबर है ये है वल्केनाइज्ड रबर। आपको मैं एक डिफरेंस बता चुका हूं, एक होता है नेचुरल रबर और एक होता है वल्केनाइज्ड रबर विच इज हैविंग मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो आप रबर यूज करते हो वल्केनाइज्ड रबर है, क्योंकि आपके नेचुरल रबर जो कि ब्यूटा 1,3 डाइन है उसमें सल्फर के साथ हीट करते हैं और सल्फर के साथ हीट करने पे दोनों मोनोमर के बीच में सल्फर सल्फर लिंकेज बनता है। दैट्स व्हाई वी कैन से क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। और भी एग्जांपल अंडरलाइन कीजिएगा। एक और एग्जांपल होता है मेलामाइन। आजकल आप जितने भी मैरिजेस में पार्टी में जाते हो तो जो क्रॉकरी सेट होता है वो नॉन ब्रेकेबल होता है। आप उस प्लेट को अगर नीचे भी डाल दोगे, 10 फुट से नीचे डाल दोगे तो भी प्लेट नहीं टूटेगा, क्योंकि वो प्लेट मेलामाइन से बना है। मेलामाइन इज क्रॉस लिंकिंग, उसमें कोवलेंट लिंकेज है, तो वहां पर डाल दीजिएगा नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरी सेट। नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरी सेट्स बनाने में यूज करते हैं मेलामाइन। एक और एग्जांपल मैं लिखवा रहा हूं, बेकेलाइट का एग्जांपल, जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस आपके घर में, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड लगे हुए हैं, सारे के सारे बेकेलाइट्स, ऑल आर बेकेलाइट। आपके घर में जो कुकर है उसका जो ब्लैक हैंडल है वो भी बेकेलाइट है। सो एग्जांपल फटाफट अंडरलाइन कीजिएगा इसके। पहला एग्जांपल है मेलामाइन, दूसरा है बेकेलाइट। फर्स्ट एग्जांपल इज मेलामाइन, दूसरा इज बेकेलाइट, तीसरा एग्जांपल इज वल्केनाइज्ड रबर। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इस पे बेस्ड मैं सम क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, बोलिए अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पॉलीमर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो आप बोलोगे 3 पार्ट्स, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंकिंग। कौन से पॉलीमर में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? तो आप बोलोगे क्रॉस लिंकिंग। नेचुरल रबर और वल्केनाइज्ड रबर में क्या डिफरेंस है? नेचुरल रबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 0। वल्केनाइज्ड रबर नेचुरल रबर का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें अपन नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं और सल्फर नेचुरल रबर के मोनोमर जो कि है ब्यूटा 1,3 डाइईन के बीच में सल्फर सल्फर कोवलेंट लिंकेज बनाता है। दैट्स व्हाई वल्केनाइज्ड रबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मोर।
क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर रिसाइक्लेबल होते हैं बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड अगर एक बार ब्रेक हो गया तो यू कांट फॉर्म अगेन कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, मेलामाइन और बेकेलाइट के एग्जांपल. मेलामाइन नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरी सेट बनाने में यूज होता है, जबकि बेकेलाइट इलेक्ट्रिकल स्विचेस और हैंडल्स ऑफ कुकर बनाने में यूज होता है. Polypropylene is the example of structure polymer. Polythene PVC is the example of linear polymer. Vulcanized rubber is the example of cross linking. Melamine according to sources synthetic polymer. Jute according to sources natural polymer. Silk natural polymer. I think आपको लर्न हो रहा होगा. According to structure, PVC is linear, polythene is linear, polypropylene is branch, melamine cross linking, bakelite cross linking, vulcanized rubber cross linking. Is that clear? Now polymer का थर्ड क्लासिफिकेशन based on polymerization. Polymerization का मीन्स होता है the process of formation of polymer by the monomer. Based on polymerization, polymers further divided in two parts. First is addition polymerization, and second is condensation polymerization. एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपको केवल डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने पड़ते हैं. मतलब अगर आपके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो डेफिनेटली एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा. एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई भी बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं होता. नो बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म, ओनली शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स. जबकि कंडेंसेशन में बाय प्रोडक्ट्स बनता है H2O, CH3OH और NH3. मेंशन कीजिएगा. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पेज नंबर 2 पे नीचे दिया है आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ पॉलीमराइजेशन में. इसमें बाय प्रोडक्ट्स बन सकता है H2O, CH3OH, NH3. अगर कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन तो डेफिनेटली एडिशन पॉलीमराइजेशन है. Addition polymerization is also known as chain growth. Addition polymerization is also known as chain growth polymerization. Addition polymerization is also known as chain growth polymerization. Condensation polymer is stepwise growth polymerization. स्टेपवाइज ग्रोथ पॉलीमराइजेशन सिंपल सा है. अगर आप उसका डेफिनेशन देखिएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन का और अंडरलाइन कीजिएगा. ए पॉलीमर फॉर्म बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ रिपीटेड मोनोमर विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट. अंडरलाइन, प्लीज अंडरलाइन दिस पॉइंट, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स. एंड सेकंड थिंग्स, दिस टाइप ऑफ ऐसे में जो आपके मोनोमर होंगे उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे. So this should be unsaturated compounds. अगर आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो डेफिनेटली एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा. कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा. एडिशन पॉलीमराइजेशन. ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन अगर कोई बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा. एग्जांपल्स है, अभी अपन ने जितने भी एग्जांपल डिस्कस किए हैं, पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, सब में बॉन्ड गए तो शिफ्टिंग की है, वो सारे के सारे एडिशन है. अगर बाय प्रोडक्ट आपको कुछ भी निकलता हुआ दिखाई दे तो आप उसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में डाल दोगे. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने एग्जांपल लिया विनाइल साइनाइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl और मुझे उसका पॉलीमराइजेशन करना है. तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो कंपाउंड है इसका नेम है विनाइल साइनाइड. अगर इसमें मैं पॉलीमराइजेशन करने जाऊंगा तो यहां पर
सबसे पहले मुझे CN को ब्रांच में डालना पड़ेगा, देन शिफ्टिंग। जैसे मैं शिफ्टिंग करूंगा तो यहां बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN। तो आप बोलोगे सर इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू पॉलीमराइजेशन, ये किसका एग्जांपल होगा, एडिशन पॉलीमर। ये है विनाइल साइनाइड, पॉलीमर बना पॉलीविनाइल साइनाइड, पॉलीविनाइल साइनाइड, याद रखिएगा इसको अपन ओरलोन भी बोलते हैं, ओरलोन मेंशन कर दीजिएगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन में पहला एग्जांपल वहां पर मेंशन भी है ओरलोन, ओरलोन। समटाइम्स इसको अपन बोलते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है PAN, पैन। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं पेन का फुल फॉर्म क्या होगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इसका मोनोमर अगर रिपीटिंग यूनिट पूछे तो ये रिपीटिंग यूनिट होता है, यहां पर N लगा देंगे तो पॉलीमर बन जाएगा। नाउ अगेन मैं एक और एग्जांपल डालूं, CF2 डबल बॉन्ड CF2। जनरली इसका जो नेम होता है वो होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। और इसका अगर मैं पॉलीमराइजेशन करने जाऊंगा तो सीधा सा है, ये इधर डाल दो, ये इधर डाल दो, क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड, ये बन गया पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, जिसको जनरली अपन टेफ्लॉन भी बोलते हैं। ये सारे प्रिपरेशन आपके सिलेबस में है, अभी मैं सिर्फ आपको इनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। टेफ्लॉन ओरलोन is the example of Teflon Orlon is the example of according to polymerization addition, because no byproducts form, second thing, आप मुझे देख करके बताओ ये पॉलीमर लीनियर है कि ब्रांच अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो आप बोलोगे सर ये पहला लेटर C है तो ये ब्रांच है, तो वहीं पर डाल देना। सेकेंड एग्जाम्पल मिल गया ब्रांच का, ओरलोन इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच, जबकि टेफ्लॉन लीनियर पॉलीमर है क्योंकि वहां पर F है। दूसरा अकॉर्डिंग टू पॉलीमराइजेशन टाइप था कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपके पास बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं H2O, NH3, CH3OH, ये बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। स्ट्रक्चर में आपको जनरली लिंकेज दिखाई देता है NHCO। कंडेंसेशन के नीचे लिखते जाइए, अगर आपकी स्ट्रक्चर में NHCO का लिंकेज है, अगर आपके स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O का लिंकेज है, अगर आपके स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O अगर ऐसे लिंकेज मिलते हैं, दिस लिंकेज इज NHCO का लिंकेज, जिसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या अमाइड लिंकेज। अगर आपके स्ट्रक्चर में अमाइड लिंकेज है, ये है एस्टर लिंकेज, ये सब डालना आपको कंडेंसेशन में। अगर आपके स्ट्रक्चर में पेप्टाइड लिंकेज, NHCO लिंकेज या एस्टर लिंकेज है तो डेफिनेटली ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। सो प्लीज यू रिवाइज द पॉलीमराइजेशन अकॉर्डिंग टू पॉलीमराइजेशन। दो टाइप, एडिशन, कंडेंसेशन। एडिशन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में होगा, कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। जिसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा वो डेफिनेटली एडिशन होगा, जिसमें बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कंडेंसेशन होगा, जिसमें NHCO का लिंकेज होगा वो अमाइड लिंकेज होगा। NHCO का लिंकेज कब बनता है, जब वाटर निकल चुका होता है, तो डेफिनेटली कंडेंसेशन होगा। जिसमें एस्टर लिंकेज होगा वो भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जाएगा। तो प्लीज स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन में एग्जांपल देखिए, पॉलीअमाइड में एग्जांपल लेंगे नाइलॉन। जितने भी नाइलॉन होते हैं उन सब में NHCO लिंकेज होता है। ये एस्टर लिंकेज है, उसको जनरली पॉलीएस्टर लिंकेज बोलते हैं। और थर्ड एग्जांपल है पॉलीयूरेथिन, इसको आप छोड़ देना, बहुत कम पूछते हैं, या लर्न कर लेना, कोई छोटा सा ही, पॉलीयूरेथिन। तीन टाइप के अगर लिंकेजेस हैं तो डेफिनेटली कंडेंसेशन पॉलीमर होगा।
तो स्टूडेंट्स एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल दिए थे, ओरलॉन, पीवीसी, पॉलीथीन, वहीं पर और एग्जांपल डाल दो, पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन भी एग्जांपल है एडिशन का। एडिशन पॉलीमराइजेशन इज आल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन and condensation polymerization is also known as stepwise growth polymerization. Now we have discussed three types का classification. मैं आपको क्लासिफिकेशन क्यों सिखा रहा हूं उसके पीछे एक रीजन है, समझो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया पॉलीप्रोपाइलिन। तो अगर पूछूं कि बेस्ड ऑन ये स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन सोर्सेज, इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर सिंथेटिक है, क्योंकि आपने प्रोपीन से बनाया, प्रोपीन सिंथेटिक होता है। पॉलीप्रोपाइलिन में CH3 का ब्रांच था, तो ये ब्रांच पॉलीमर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और इस पे कोई भी मोनोमर नहीं बना, दैट्स व्हाई ये जो पॉलीमर है वो कौन सा है, एडिशन। तो आपको मैं कोई भी कंपाउंड दूं, आपको फटाफट उसमें ये बताना है कि भाई मेरे इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा। एवरी कंपाउंड का क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, मैं आपको ट्राई करता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बताइए अकॉर्डिंग टू सोर्सेस सिंथेटिक, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लीनियर, एंड अकॉर्डिंग टू पीवीसी केवल बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ था, तो ये होगा एडिशन। चलो सिंपल है, सिंपल है। आप किसी भी कंपाउंड का क्लासिफिकेशन लिख पाएंगे। केवल मेरा एक और पॉइंट बच रहा है क्लासिफिकेशन का, फोर्थ पॉइंट। क्लासिफिकेशन, फोर्थ पॉइंट है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। पॉलीमर को उनके मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इलास्टोमर, फर्स्ट है इलास्टोमर, सेकंड है फाइबर, थर्ड है थर्मोप्लास्टिक, और फोर्थ है थर्मोसेटिक। प्लीज फटाफट ये चारों रिवाइज करो। इलास्टोमर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक। इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक, थर्मोसेटिक। प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाना है जिससे आपको ये लर्न हो जाए। सबसे पहला मैं डिस्कस कर रहा हूं इलास्टोमर। पॉलीमर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, पेज नंबर 24 पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर फोर्सेस बाइंड पॉलीमर चेन, either the hydrogen bonding by van der Waals force, these force are called intermolecular forces. Every polymer में कुछ ना कुछ फोर्स होगा, दैट्स व्हाई अपन ने इसका क्लासिफिकेशन किया है। पहला है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स का मतलब होता है इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक इन नेचर। तो आपको समझ में आ गया होगा, इलास्टिक इन नेचर है मतलब आपके पॉलीमर में टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए। मतलब सारे के सारे रबर, जो भी रबर मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, सारे के सारे इलास्टोमर्स होंगे, क्योंकि रबर में इलास्टिक नेचर। इलास्टोमर का मतलब होता है इलास्टिक इन नेचर, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ। और थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर में टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपने नेचुरल रबर को किसके साथ हीट किया था, सल्फर के साथ। तो क्या मैं यहां पर इलास्टोमर में पहला एग्जांपल डाल लूं वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर। आगे 2 रबर में डिस्कस करूंगा, ब्यूना एस और ब्यूना एन। ये 2 रबर है, मैं डिस्कस करूंगा। ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटा 1,3 डाइईन। मैंने आपको नेचुरल रबर का मोनोमर क्या बताया था, ब्यूटा 1,3 डाइईन। तो ये ब्यूना यहां मींस डाल लीजिएगा। ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटा 1,3 डाइईन। ब्यूटा 1,3 डाइईन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन था वो। तो यहां पर वी कैन शो दैट कि ब्यूना का मतलब ही रबर होता है।
ब्यूना का मतलब ही रबर होता है। सो वी कैन से कि ब्यूना एन इज रबर, वल्केनाइज्ड रबर। सारे के सारे रबर है और सारे के सारे एग्जाम्पल है किसके? सारे के सारे एग्जाम्पल है इलास्टोमर। आपको एक एग्जाम्पल दिया है क्लोरोप्रीन, जिसका स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड C CHCl डबल बॉन्ड CH2, जिसका नेम होता है 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन। जबकि नेचुरल रबर का क्या था? CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट, ये मैं आपसे पूछूंगा, ये नेचुरल रबर है, इसमें CH3 की जगह इसने Cl रख दिया। नेचुरल रबर को अपन आइसोप्रीन के नाम से भी जानते हैं। सो यहां पर इसको अपन बोलेंगे क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन में अगर मैं बॉन्ड का शिफ्टिंग करूं, ये बॉन्ड इधर भेज दूं, ये इधर भेज दूं, ये इधर भेज दूं, ये इधर भेज दूं, तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C Cl CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल। ये एक टाइप का रबर है, ये है क्लोरोप्रीन। इससे बनने वाला रबर है नियोप्रीन। प्लीज इसको लर्न करो, प्लीज इसको अच्छे से लर्न करो। याद रखिएगा, नेचुरल रबर इज 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। मैंने आपको इसमें डिस्कस किया था क्रॉस लिंकिंग में, वहां पर ब्यूटा 1,3 डाइईन बोला था, सॉरी, वहां पर इसका एग्जांपल होगा 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। यहां पर क्लोरोप्रीन, जिसका नेम है 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन। ब्यूना का मतलब भी ब्यूटा 1,3 डाइईन होता है। तो एग्जांपल हम कीजिएगा, ब्यूना एन, नियोप्रीन और वल्केनाइज्ड रबर इज द एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर में क्यों स्ट्रेचिंग होता है वो अपन डिस्कस करते हैं। इलास्टोमर एक तरह का रबर होता है, इसको स्ट्रेच करते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर में आता है। लेकिन जैसे ही मैं इसका प्रेशर रिलीव करता हूं, अगेन ये अपने रियल फॉर्म में आता है। सो आप मुझे बताइए कि यहां पर मैंने इसका स्ट्रेच किया, यहां पर दोबारा से ये अपने रियल स्ट्रक्चर में आ गया, उसके लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल था? यहां मैंने इसको स्ट्रेच किया, ये स्ट्रेच फॉर्म है, ये स्ट्रेच फॉर्म है, ये नॉन स्ट्रेच फॉर्म है, ये नॉन स्ट्रेच फॉर्म है। जब मैं स्ट्रेच करता हूं तो स्ट्रक्चर में आता है, सीधा हो जाता है, और जब मैं प्रेशर रिलीव करता हूं तो अगेन स्ट्रक्चर में आता है। तो इलास्टोमर में होता है वीक वैंडरवॉल फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन कर लीजिएगा, वीक वैंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Elastomers polymer having weak van der Waals force of attraction. That's why elastomer is very weak intermolecular force वाला polymer. So आगे जाके आपसे पूछूं कि कौन सा पॉलीमर सबसे वीक होता है, तो आप बोलोगे इलास्टोमर्स। रीजन क्या है? वैन डर वाल्स फोर्स। प्लीज इसमें इलास्टोमर के सारे एग्जांपल मैंने डिस्कस किए, सारे के सारे रबर, चाहे वल्केनाइज्ड रबर हो, चाहे ब्यूना एस हो, ब्यूना एन हो, ये सारे एग्जाम्पल आपको 2 से 3 लेक्चर के बाद सारे क्लियर हो जाएंगे। ब्यूना का फुल फॉर्म होता है ब्यूटा 1,3 डाइईन। ब्यूटा 1,3 डाइईन नेचुरल रबर का क्या नेम था? 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। ब्यूटा 1,3 डाइईन जिसमें भी आ गया वो सारा का सारा रबर है, वो सारा का सारा रबर है। क्लोरोप्रीन जो कि नीचे आपको दिया था पेज नंबर 2 पे, उसका नेम है 2 क्लोरो, उसका नेम है 2 क्लोरो। थोड़ा सा स्ट्रक्चर रॉन्ग है, सी के नीचे Cl डालिएगा, सी के नीचे Cl आएगा, थोड़ा स्ट्रक्चर रॉन्ग दिया आपकी बुक में। सो क्लोरोप्रीन से जो पॉलीमर बनता है वो है नियोप्रीन। नियोप्रीन का जो मोनोमर है वो है क्लोरोप्रीन। तो आप डाल दीजिएगा इलास्टोमर सबसे वीक है। Elastomer polymer is very weak polymer because weak van der Waals force of attraction. Now, second example अपन डिस्कस कर रहे हैं फाइबर, पेज नंबर 3 पे। फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिस भी पॉलीमर में आपको NHCO का लिंकेज दिखाई दे,
जिस भी पॉलीमर में आपको COO का लिंकेज दिखाई दे और जिस भी पॉलीमर में आपको CN का लिंकेज दिखाई दे, वो सारे के सारे फाइबर में आएंगे। प्लीज मेंशन। अब आप बोलोगे सर यहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, फाइबर में यहां पर तो मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, बट यहां पर और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो मैं फाइबर को एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से। आपकी बुक में सिर्फ इतना अंडरलाइन कीजिएगा, फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। चारों में से फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाइबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ इज सबसे ज्यादा एंड पॉलीमर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। एग्जांपल है नाइलॉन, क्योंकि नाइलॉन में NHCO लिंकेज होता है। द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आल्सो लेड टू क्लोज पैकिंग ऑफ चेन दस इम्पार्ट क्रिस्टलाइन नेचर। फाइबर क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फाइबर में कौन कौन से लिंकेज होते हैं? NHCO लिंकेज, जिसमें भी आपको NHCO लिंकेज दिखाई दे उन सब कंपाउंड को बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर सोर्सेज आप किस पे डाल दोगे? फाइबर। जिस भी कंपाउंड में आपको एस्टर लिंकेज दिखाई दे उसको भी आप डाल दोगे फाइबर में, और जिस कंपाउंड में आपको CN लिंकेज दिखाई दे उसको भी आप डाल देना फाइबर में। सबसे पहले NHCO लिंकेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। देखो कैसे, अगर मैं ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर यहां पर बनाऊं, ये भी NHCO लिंकेज है, तो देखो यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल गया। NHCO लिंकेज जनरली होता है नाइलॉन में, सो वी कैन से नाइलॉन सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलीमर होता है। नाइलॉन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब प्लीज आप ऐड करते जाना, किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, यहां पर जो आपका एस्टर लिंकेज है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन यहां पर अगर मैं बोलूं तो बोलिए कार्बन और ऑक्सीजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट एक्वायर नेगेटिव, इट एक्वायर पॉजिटिव। अगर मैं एक और बनाऊं तो यहां पर ये है पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव, ये ऑक्सीजन। यहां पर जो फोर्स बन रहा है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो प्लीज, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फाइबर, बट इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो आप बोलोगे नाइलॉन। याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब मेंशन करते चलना है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो आप बोलोगे सर CN में कौन सा था? CN में भी देखो यहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहां पर अगर मैं ये बनाऊं तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहां पर भी क्या होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। केवल NHCO में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी एस्टर और CN दोनों में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। प्लीज डाल देना NHCO में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एस्टर और CN में होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइलॉन और पॉलीएस्टर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, तो आप बोलोगे नाइलॉन होगा सर। क्यों होगा? ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। नाइलॉन हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग while polyester having dipole dipole interaction। एग्जांपल्स की बात करें तो वहां पर नाइलॉन लिखा हुआ है, एक और डाल दीजिएगा पॉलीएस्टर। एक और ऑर्लॉन। ऑर्लॉन क्यों फाइबर है? क्योंकि आपने देखो उसका स्ट्रक्चर देखा होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर है CN लिंकेज। तो ऑर्लॉन इज द टाइप ऑफ, क्योंकि CN में होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। प्लीज मेंशन फाइबर में ऑर्लॉन एज वेल एज पॉलीएस्टर, बट सबसे स्ट्रॉन्ग इज नाइलॉन। और वैसे अगर इन चारों पॉलीमर में देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग इज फाइबर। थर्ड टाइप ऑफ जो पॉलीमर दिया है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एक्चुअली द पॉलीमर विच इज रिसाइकल। ऐसे पॉलीमर जो रिसाइकल हो सकते हैं, ऐसे पॉलीमर जो रिसाइकल हो सकते हैं, मतलब इफ सपोज यू हैव ए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, अगर मैं इसको हीट करूं तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाने चाहिए, सॉफ्ट हो जाने चाहिए, और जब मैं इसको कूल करूं तो ऐसा स्ट्रक्चर दोबारा बन जाना चाहिए।
अगर ये अरेंजमेंट है मतलब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ऑन हीटिंग विल कन्वर्ट इन लिक्विड फॉर्म, ऑन कूलिंग विल बिकम कन्वर्ट इन हार्ड फॉर्म। प्लीज मैं आपकी बुक में दिया होगा थर्मोप्लास्टिक का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलास्टोमर और फाइबर के बीच में होता है। तो यहां पर ऑर्डर लिख लीजिएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है फाइबर, देन थर्मोप्लास्टिक, देन इलास्टोमर। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है फाइबर, देन थर्मोप्लास्टिक, देन इलास्टोमर। इट इज द इंटरमीडिएट इन बिटवीन फाइबर एंड इलास्टोमर। थर्मोप्लास्टिक में लिखा हुआ है देयर प्रॉपर्टीज आर बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर, दिस पॉलीमर possess intermolecular force of attraction intermediate between elastomer and fiber. These polymer on heating will become soft, on cooling will become hard. This is recycled, remolded. This is linear. लीनियर है तभी सॉफ्ट फॉर्म में आ गया। अगर ये क्रॉस लिंकिंग होता, मैंने आपको डिस्कस भी किया था, क्रॉस लिंकिंग एग्जांपल क्या होते हैं, मेलामाइन और बेकेलाइट, जो रिसाइकेबल नहीं होते क्योंकि वो क्रॉस लिंकिंग होते हैं। तो वी कैन से थर्मोसेटिंग पॉलीमर लीनियर की बजाय कौन सा होगा, क्रॉस लिंकिंग। एग्जांपल इसके देखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, पॉलीथीन। पॉलीथीन को अपन रिसाइकिल कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है पॉलीस्टीरीन। एक और एग्जांपल डाल दीजिएगा, पॉलीप्रोपिलीन। और एक और एग्जांपल आप डालेंगे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जनरली आपने देखा होगा लोकल ट्रेन फर्स्ट क्लास डब्बे में जो शीट होता है उसका जो फाइबर होता है, जो कॉटन होता है, वो होता है टेफ्लॉन। वो टेफ्लॉन का बना होता है, टेफ्लॉन। जिसके लिए आगे पॉली लग गया है, इट इज द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। सो प्लीज जल्दी से मुझे प्रॉपर्टीज बताओ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस किस के बीच में आता है, फाइबर और इलास्टोमर। सेकंड, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, प्लास्टिक पॉलीमर ऑन विल बिकम हीटिंग विल बिकम सॉफ्ट, कूलिंग हार्ड। तीसरा, दिस इज लीनियर पॉलीमर, दिस इज रिसाइकल्ड, रिमोल्डेड। एग्जांपल, जिस भी एग्जांपल का पॉली लग गए, एक्सेप्ट पॉलीएस्टर, क्योंकि एस्टर में क्या होता है, एस्टर लिंकेज, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, दैट्स वाई फाइबर। सो नाउ टेफ्लॉन इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। डाल लेंगे टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। नाउ लास्ट एंड फाइनल अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको दिया है, पॉलीमर इज थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, थर्मोसेटिंग पॉलीमर नॉन रिसाइकलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस लिंकिंग होते हैं, पहले से ही इनमें क्रॉस लिंकिंग है। क्रॉस लिंकिंग होने का मतलब है कि इनमें पहले से ही कोवेलेंट लिंकेज है, पहले से ही कोवेलेंट लिंकेज है। अगर आप इनको हीटिंग करोगे तब भी इसी फॉर्म में रहने वाला है, मतलब हीटिंग पे सॉफ्ट नहीं होता। ऐसे पॉलीमर जो हीटिंग पे सॉफ्ट नहीं होते, नॉन रिसाइकल होते हैं, क्रॉस लिंकिंग के बनते हैं, वो सारे के सारे थर्मोसेटिंग होते हैं। दिस इज सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। एग्जांपल है मेलामाइन, बेकेलाइट। मेलामाइन नॉन ब्रेकेबल कोक्रीसाइट बताने में यूज बताने में आपको बताया था। बेकेलाइट, हैंडल्स ऑफ कुकर। फटाफट थर्मोसेटिंग का पढ़िए। These are the polymer which undergo permanent change on heating. Permanent change, permanent change on heating मतलब एक बार जो चेंज हो गया वो हो गया। This is non-recyclable. These things on heating they undergo extensive cross linking, become hard and infusible. Please, हर एक point is very important. Infusible, hard on heating, they cannot be reused. Generally, this type of substance is low molecular mass, semi-fluid substance. When heated, they get highly cross-linked to form hard, infusible, insoluble substance. The cross-linking holds the molecule in place so that heating does not allow them move freely. Freely moves होता ही नहीं, because cross-linking covalent bond में generate करके रखा है. Therefore, thermoplastic polymer is cross-linking or heavily branched molecule and permanently rigid. Example है बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड is the example of thermosetting polymer. प्लीज सारे के सारे जो क्रॉस लिंकिंग के एग्जाम्पल है वो सारे के सारे थर्मोसेटिंग में, एक्सेप्ट वल्केनाइज्ड रबर, क्योंकि रबर क्या होता है, इलास्टोमर। अभी
I will give you recap of this type of polymer classification. सबसे पहले आपने पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ा. फर्स्ट क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन सोर्सेस, जिसके 3 टाइप थे. एक था नेचुरल, एक था सेमी सिंथेटिक और एक टाइप था सिंथेटिक. फिर आपने सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. अगेन 3 टाइप्स: लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंकिंग और नेटवर्क. थर्ड, बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन. बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन 2 टाइप्स: एडिशन और कंडेंसेशन. और फोर्थ क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स. मॉलिक्यूलर फोर्सेस 4 टाइप्स. पहला इलास्टोमर, सेकंड फाइबर, थर्ड थर्मोप्लास्टिक और फोर्थ है थर्मोस्टैटिक. ये मैंने आपको आज पढ़ाया, ये मैंने आपको पढ़ाया. सबके एग्जाम्पल्स, सबके नेचर्स सारे आपको लर्न करने हैं. ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको अपने बुक में बनाना है विद एग्जाम्पल्स, विद एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज. बताइए इन चारों में इसको अपन कभी भी इंटरमोलिकुलर फोर्स में नहीं लेंगे. इन तीनों में ऑर्डर क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग होगा फाइबर, देन होगा थर्मोप्लास्टिक एंड देन होगा इलास्टोमर. ये प्लीज मेंशन करना. ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा इन द पॉलीमर. नाउ फिफ्थ क्लासिफिकेशन. पॉलीमर जब अपन फॉर्म करते हैं तो हो सकता है एक ही टाइप के मोनोमर हो. जब अपन पॉलीमर फॉर्म करते हैं, फिफ्थ टाइप्स आपके बुक में नीचे दिया हुआ है. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन चेन. तो पॉलीमर जनरली मोनोमर जो नंबर होते हैं, हो सकता है मोनोमर एक ही टाइप का, ओनली 1 टाइप के मोनोमर हो. वैसे इथीन 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 की बहुत सारी. तो ऐसे पॉलीमर जिसमें एक ही टाइप के मोनोमर होते हैं, ऐसे पॉलीमर को अपन बोलते हैं होमोपॉलीमर. पेज नंबर 3 पे होमोपॉलीमर लिखा हुआ है. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन चेन में होमोपॉलीमर जिसमें एक ही टाइप के मोनोमर होंगे और जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर होंगे उसको अपन बोलेंगे हेटेरोपॉलीमर. जिसमें 2, 3 या मोर देन 1 टाइप के मोनोमर होंगे उसको अपन बोलेंगे हेटेरोपॉलीमर. हेटेरोपॉलीमर के एग्जांपल भी दिए हैं. नाइलॉन 66 जैसा मैं डिस्कस करूंगा, ब्यूनाएस, ब्यूनाइन. होमोपॉलीमर बहुत सारे एग्जांपल पढ़े आपने आज. ऑरलॉन, टेफ्लॉन, इन सबके मोनोमर लर्न करना प्लीज. पॉलीथीन, पीवीसी, नियोप्रीन रबर, वो सारे के सारे कौन से हैं? एक ही टाइप के मोनोमर है. प्लीज यू रिवाइज अगेन. इफ यू हैव 1 टाइप के मोनोमर, इफ यू हैव 1 टाइप के मोनोमर, यू हैव होमोपॉलीमर. 2 टाइप्स के मोनोमर, यू हैव हेटेरोपॉलीमर. सो यू हैव डन ऑल टाइप का क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. नाउ अभी अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने, लेकिन उससे पहले हेटेरोपॉलीमर और होमोपॉलीमर के नीचे आपको दिया हुआ है 3 और मोर मोनोमर्स विच कंबाइन गिव्स पॉलीमर of required and desired properties etc. Acrylonitrile, butadiene, styrene when combined together to form ABS plastic. लन हो जाएगा A for acrylonitrile, B for buta 1,3-diene, S for styrene. ABS plastic polymer. एक और नीचे आपको दिया है vinylidene chloride and vinyl chloride form a polymer which is film of wrapping food. Polymer is called as सारन. पीसीएम पीसीबी दोनों अंडरलाइन करेंगे. सारन पॉलीमर का मोनोमर क्या होता है? विनाइल क्लोराइड और विनाइलिडीन क्लोराइड. ना अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में वो मैं डिस्कस कर रहा हूं. पहला जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं वो कह रहा हूं कि आपको 3-4 कंपाउंड दिया रहेगा, पूछेगा कि कौन से कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा है.
जैसे मैंने आपको दिया, यू हैव नाइलॉन, you have vulcanized rubber, you have polythene। आपको पूछेगा कि इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो आपका होगा आंसर नाइलॉन। क्यों? क्योंकि नाइलॉन फाइबर है, और फाइबर में सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेकेंड, आप बोलोगे पॉलीथीन, क्योंकि सर ये थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। और थर्ड पे आपका होगा वल्केनाइज्ड रबर, क्योंकि रबर क्या होते हैं? इलास्टोमर। तो यहां पर आ जाएगा इनका ऑर्डर। प्लीज ये क्वेश्चन लिखते रहिएगा। अभी मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम आपको ऑर्डर निकालना है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्स। सेकंड क्वेश्चन, ब्यूना एस, पॉलीएस्टर, पॉलीथीन एंड नाइलॉन। फटाफट इनका मॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर लिखिए। सबसे पहले ब्यूना एस इलास्टोमर है, क्योंकि ब्यूना का मतलब होता है 1,3 डाइन। पॉलीएस्टर फाइबर है, एस्टर में क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है, और नाइलॉन फाइबर है, लेकिन फाइबर के साथ इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आंसर होगा सबसे हाईएस्ट नाइलॉन, कॉमन स्टूडेंट। सेकंड पॉलीएस्टर, थर्ड होगा पॉलीथीन, और फोर्थ होगा ब्यूना एस। प्लीज ये ऑर्डर लिखते जाना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसमें भी आपको ऑर्डर लिखना है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्स। लिखिए, नाइलॉन, ब्यूना एस, ऑर्लॉन, पॉलीथीन। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, पॉलीएस्टर, नाइलॉन, पॉलीस्टीरीन, अनवल्केनाइज्ड रबर। दोनों का जल्दी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्स ऑर्डर लिखिए। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्स ऑर्डर लिखिए। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्स इनका ऑर्डर लिखिए। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा नाइलॉन, देन ऑर्लॉन, ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है, बट इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपका होगा पॉलीथीन, और लास्ट होगा ब्यूना एस। अभी तो किसी को भी समझे। नाउ लास्ट वाले में आंसर आप बोलिएगा, लास्ट वाले में होगा नाइलॉन, देन पॉलीएस्टर, देन पॉलीस्टीरीन, और लास्ट होगा वल्केनाइज्ड रबर, क्योंकि वल्केनाइज्ड रबर इज द एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर्स। सो यू लर्न ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। नाउ क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आता है वो देखिए। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन रबर, पेज नंबर 2 का लास्ट। क्लोरोप्रीन एक्चुअली नेचुरल रबर ये होता है, एक्चुअली नेचुरल रबर ये होता है CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम बोलते हैं 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाई। इसने नेचुरल रबर के CH3 की जगह Cl रख दिया। जनरली इसको अपन आइसोप्रीन भी बोलते हैं, दैट्स व्हाई इसका नेम इसने रख दिया क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन इसका जब आपने पॉलीमर बनाया था तो
बॉन्ड शिफ्टिंग किए थे, इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल बॉन्ड CH2C, सिंगल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। तो बताइए ऑल द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेज क्या होगा? ये बेस्ड ऑन सोर्सेज ये होगा सिंथेटिक, आपने इसको बनाया है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग में देखो C नहीं है, Cl है, लीनियर। बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, कोई भी बाय प्रोडक्ट्स बाहर नहीं निकला है, एडिशन। एंड बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स, रबर है भाई, क्लोरोप्रेन, तो इलास्टोमर। एंड बेस्ड ऑन होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्यों है? क्योंकि एक ही टाइप के मोनोमर है। सो स्टूडेंट्स, आगे जो मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा उसमें ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट पॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू सोर्स क्लासिफिकेशन, सेकंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, थर्ड अकॉर्डिंग टू पॉलीमराइजेशन, फोर्थ अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्स, एंड लास्ट हाउ मेनी मोनोमर। अगर एक ही टाइप के मोनोमर है तो होमोपॉलीमर, एक से ज्यादा टाइप के पॉलीमर है, मोनोमर है, तो विल आपका होगा हेट्रोपॉलीमर। सो नाउ स्टूडेंट्स, you learn all the examples, vulcanized rubber, natural rubber, all the property of examples. Please कहीं पर भी आपको इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेडनेसडे इवनिंग में मैंने आज एरोमेटिक का एक डीसीटी भी रखा है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अकॉर्डिंग टू सोर्सेस पॉलीमर क्लासिफिकेशन तीन टाइप, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंकिंग या नेटवर्क। अकॉर्डिंग टू पॉलीमराइजेशन, एडिशन और कंडेंसेशन। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्स, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। क्रॉस लिंकिंग के एग्जांपल कौन कौन से थे? मेलामाइन, बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, जो सारे के सारे थर्मोसेटिंग में चले गए। थर्मोसेटिंग नॉन रिसाइकलेबल होता है, थर्मोप्लास्टिक रिसाइकलेबल होता है। कौन से क्रॉस लिंकिंग हो, हेवीली क्रॉस लिंकिंग कौन सा होता है? थर्मोसेटिंग। दैट्स व्हाई दिस इज नॉन रिसाइकलेबल सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, लो मॉलिक्यूलर मास वाला। होमोपॉलीमर, जिसमें एक ही टाइप के मोनोमर्स होते हैं, जिसमें मोर देन वन टाइप के मोनोमर होते हैं, हेट्रोपॉलीमर। सो नाउ पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 3 जहां पर आपका क्लासिफिकेशन खत्म हो रहा है, पेज नंबर 3 में चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन से मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। प्लीज यू रिवाइज अगेन एंड अगेन। वेडनेसडे को 1 o'clock आई विल अरेंज ए जूम मीटिंग, जिसमें अपन इसमें आपको कोई भी डाउट आएगा वो पूछ लेंगे। एक और बात, जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, आप मुझे बताइएगा नाइलॉन, पॉलिएस्टर, ब्यूना एन और टेफ्लॉन, इन चारों में मॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या होगा? जल्दी से बना। अब सबके नीचे पहले मेंशन कर दीजिएगा, नाइलॉन क्या होता है? फाइबर। और फाइबर में भी इसमें क्या है? हाइड्रोजन बोलते हैं। पॉलिएस्टर इज ऑल्सो फाइबर, बट इसमें होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ब्यूना एस इज रबर, इलास्टोमर, एंड टेफ्लॉन इज थर्मोप्लास्टिक। सो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होगा वो होगा नाइलॉन, देन पॉलिएस्टर, देन टेफ्लॉन, एंड देन ब्यूनेस। रबर सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है, क्योंकि वो इलास्टोमर है। इलास्टोमर वीक क्यों है? क्योंकि उसमें है वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, पीसीएम एंड पीसीबी स्टूडेंट्स, प्लीज you learn all the examples as well as classification with theory, because आगे चैप्टर में सारे क्लासिफिकेशन आपको एग्जाम्पल के आगे मेंशन करने हैं। तो अगर आपका पेज नंबर 1 से 3 बहुत अच्छा है, पेज नंबर 4 पे 2 मैकेनिज्म है जो छोटा सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, 5 से लेकर 11 तक आपको ये क्लासिफिकेशन ही रिवाइज होता रहेगा।
What is the vulcanized rubber? When natural rubber heating with sulfur known as vulcanized rubber. चलो मैं आपको कंपाउंड दे रहा हूं, मुझे उसका क्लासिफिकेशन लिख करके बताओ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, पॉलीमराइजेशन फॉर्म करेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेस बताना है। थर्ड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, थर्ड बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, फोर्थ बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स, एंड लास्ट होमोपोलीमर है कि हेट्रोपोलीमर। चलो फटाक से आंसर लिखो। According to sources, synthetic, very good. बोलो according to structure, linear. According to polymerization, कोई भी बाय प्रोडक्ट बाहर नहीं है, that's why addition. According to molecular force, टेफ्लॉन क्या बन रहा है, पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक, एंड लास्ट होमो और हेट्रो, दिस इज होमोपोलीमर, क्योंकि वन टाइप के मोनोमर आर यूज्ड। अगर दो टाइप के मोनोमर यूज करते तो हेट्रो हो जाता। नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ योर स्टूडेंट्स। आपको क्लासिफिकेशन लिखना होगा। पेज नंबर 2 पे टेफ्लॉन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, आपने उसका किया पॉलीमराइजेशन और उससे बना था सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। फटाफट पांचों क्लासिफिकेशन। बोलिए। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सिंथेटिक, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लीनियर, अकॉर्डिंग टू पॉलीमराइजेशन कोई भी बाय प्रोडक्ट्स बाहर नहीं है तो एडिशन, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्स टेफ्लॉन इज द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, एंड लास्ट एंड फाइनल होमो है कि हेट्रो है। सर ये होमोपॉलीमर है, एक ही टाइप के मोनोमर यहां पर यूज हो रहे हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे जितने भी एग्जांपल्स हैं ऑल शुड बी लर्न। आई विल पोस्ट वन प्रैक्टिस पेपर ऑफ पॉलीमर विच इज ऑन पेज नंबर 1 से लेकर 3 तक का, जिसमें एवरी लाइन पे क्वेश्चन होगा। यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन वंस यू अटेंड दिस लेक्चर। अगर आपने ये लेक्चर पूरा नहीं देखा है तो डेफिनेटली वो नहीं समझेगा। कुछ स्टूडेंट्स लेक्चर को आधा ही कंप्लीट करते हैं। प्लीज आपको पूरा लेक्चर देखना है और पूरा लेक्चर देख के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। जूम मीटिंग 1 बजे रखेंगे जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, जिसको समझा नहीं वो पूछ सकता है। अगेन पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पॉइंट 4 बेस्ड पे किया अपन ने, बेस्ड ऑन सोर्सेज, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स एज वेल एज बेस्ड ऑन होमो और हेट्रो। आई थिंक आपको सब समझा होगा। यू रिवाइज दिस पार्ट अगेन, एंड अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, ब्यूना-एस, ब्यूनाइन, ब्यूना का मतलब लिख लीजिएगा ब्यूटा 1,3 डाइइन, और ब्यूटा 1,3 डाइइन इज द डेरिवेटिव ऑफ रबर, दैट्स व्हाई ब्यूना-एस एंड ब्यूना-एस आल्सो रबर, दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्स दे आर इलास्टोमर, एंड इलास्टोमर्स में वीक वैन डर वाल्स फोर्स, दैट्स व्हाई दे आर वेरी वीक। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर एग्जांपल है नाइलॉन, पॉलीएस्टर, जिसमें NHCO लिंकेज होगा वो नाइलॉन होगा, जिसमें COO लिंकेज होगा वो पॉलीएस्टर होगा, एंड CN ऑल्सो, और CN से बनने वाला एक पॉलीमर था अपने पास ओरलोन। ओरलोन का सेकंड नेम क्या है? पॉलीविनाइल साइनाइड। उसका मोनोमर क्या है? विनाइल साइनाइड। PVC का मोनोमर क्या है? विनाइल क्लोराइड। पॉलीथीन का मोनोमर क्या है? इथिलीन। पॉलीप्रोपिलीन का मोनोमर क्या है? प्रोपीन। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है? CF2 डबल बॉन्ड CF2। ऐसा कौन सा पॉलीमर है जिसमें फुल्ली फ्लोरोनेटेड प्रोडक्ट है? टेफ्लॉन।
यू रिवाइज ऑल पेज नंबर 1 से 3। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली पूछिए, कल जूम पे पूछिए, एक प्रैक्टिस पेपर फॉरवर्ड करूंगा, उसके आंसर्स फॉरवर्ड करूंगा। प्लीज यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।